हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं एक मजदूर की बेटी थी और बड़े जमींदार के बेटे से मुझे प्यार हो गया। मेरा नाम रमैया है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी खेत में मजदूरी करते हैं। हमारे गांव में खेतों के बीच में एक शानदार हवेली बनी हुई थी, जिसकी चर्चा आसपास के गांवों में भी होती थी। हवेली में मालकिन और उनका एक बेटा लखन और बेटी राधा थी। जमींदार साहब का देहांत कुछ साल पहले बीमारी के कारण हो गया था, जिस कारण अब सारा कामकाज जमीन जायदाद की देखभाल मालकिन करती थी। मालकिन ने राधा बिटिया को अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरे शहर में भेज दिया। मेरे पिताजी मालकिन के खेतों में ही काम करते थे। अक्सर खेतों का काम देखने के लिए लखन साहब खेतों में आया करते थे, जो बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट व हैंडसम थे। कोई भी लड़की उन्हें एक नज़र देख ले तो उन पर फिदा हो सकती थी। उन्हें देखकर मेरा भी दिल फिसल जाता था, लेकिन चूंकि वो एक जमींदार थे, इसलिए मैं अपने आप को रोक लेती थी। मैं भी कुछ काम ना थी। मेरी खूबसूरती की भी चर्चा गांव में होती थी। मुझ जैसी सुंदर लड़की आसपास के गांव में कोई ना थी। गांव के एक लड़के मुझे देखकर आहें भरा करते थे। मुझे एक नज़र देखने के लिए गांव के लड़के रास्ते में खड़े रहते थे। मालिक भी मुझे कभी कभार चोरी भरे नज़रों से देखा करते थे। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा जब एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मालिक की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। लगा भगवान ने मेरे सपनों को सच कर दिया, और मैंने बिना सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया। हम दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन इस बारे में हवेली में किसी को कुछ पता नहीं था। लखन को समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में मालकिन से कैसे बात करें। एक दिन लखन ने हिम्मत जुटाकर मालकिन से हमारे प्यार के बारे में बताया, जिसे सुनकर मालकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने हमारे प्यार को ठुकरा दिया। यहाँ तक कि लखन को घर से निकलने की धमकी भी दे दी। लेकिन हमारा प्यार इतनी जल्दी कहाँ रुकने वाला था। लखन ने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे मंदिर में छुपकर शादी कर ली, और हम दोनों मालकिन का आशीर्वाद लेने के लिए हवेली में चले गए। हम दोनों को साथ देखकर मालकिन यानी माँ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया और वो लखन पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई। परंतु एक माँ करती भी तो क्या, लखन उनका इकलौता बेटा था। उन्हें अपने बेटे के आगे झुकना पड़ा। हार कर उन्होंने मुझे हवेली में रहने दिया। लेकिन जब भी मैं लखन और माँ के जी के साथ शादी या पार्टी में जाती तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से थी और एक मजदूर की बेटी थी। शर्मिंदा होकर माँ जी ने बाहर जाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि लखन के रिश्तेदारों ने भी हमसे अपने रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। माँ जी को मैं एक आँख भी ना भाती थी। मुझे परेशान करने के लिए माँ जी तरह तरह की योजनाएं बनाती थी, लेकिन मैं हर सूरत में माँ जी को खुश रखना चाहती थी और उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी। इसलिए मैं उनकी किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। माँ जी लखन को बार बार कहती थी, बेटा जब तुम्हारा दिल रमैया से भर जाए तो उसे छोड़ देना। जवानी में ऐसी गलती हो जाती है। मैं तुम्हारे लिए एक बड़े घर की सुंदर बहू ला दूंगी। लेकिन लखन मुझसे बहुत प्यार करता था और वो मुझे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह माँ जी की बातों को नज़रअंदाज कर देता था। लखन का मेरे लिए इतनी मोहब्बत देखकर माँ जी और परेशान हो जाती थी। लखन मेरी किसी भी बात को मना नहीं करता था, जिसे देखकर माँ जी उसे जोरू का गुलाम
कहने लगी थी। एक दिन माँ जी ने मिलने उनकी सहेली आई। मैंने चाय पानी ले जाकर उन्हें दिया और कमरे की सफाई में लग गई। एक दिन घर में माँ जी और मेरे अलावा कोई नहीं था। घर का काम करने के बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद अलमारी से कपड़े निकालकर मैं तैयार होने लगी, तभी एक जहरीले सांप को देखकर मैं चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर माँ जी ने लखन को फ़ोन कर दिया। कुछ देर बाद लखन भी घर आ गए। दोनों जब कमरे में आए तो मैं फर्श पर गिरी हुई थी। सांप को खिड़की से बाहर जाते देखकर लखन ने चिल्लाते हुए कहा, माँ, मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया और मुझे तुरंत अस्पताल ले गए। माँ जी इतना घबरा गई थी कि लखन ने उन्हें घर पर ही रहने को कह दिया। कुछ देर के बाद लखन ने माँ जी को फ़ोन करके बताया कि रमैया की मृत्यु हो गई है, उसे सांप ने काट लिया था। समय पर अस्पताल ना पहुँचने के कारण सांप का जहर रमैया के सारे बदन में फैल गया था। ये सुनकर पहले तो माँ जी दुखी हुई, लेकिन फिर मन ही मन ये सोचकर खुश हो गई कि मेरे बेटे को रमैया से छुटकारा मिल गया। अब मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से किसी बड़े घर में करूँगी। अगले दिन सुबह रीति रिवाज के अनुसार मेरा क्रियाकर्म किया गया और शोक मनाने के लिए दूर दूर से रिश्तेदार और मेरे माँ बाप भी आए। मेरी मृत्यु के बाद माँ जी बहुत खुश थी। एक दिन माँ जी ने लखन से दूसरी शादी की बात करनी चाही, पर लखन की हालत देखकर कुछ बोल न सकी, चूँकि लखन अब भी मेरे प्यार के गम में डूबा हुआ था। माँ जी अच्छे मौके का इंतज़ार करने लगी। कई महीने बीत गए। माँ जी ने फैसला कर लिया कि मैं लखन से दूसरी शादी के बारे में बात करके रहूँगी, और वो लखन के इंतज़ार में बैठी रही और मन ही मन सोचती रही कि अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए कैसे राज़ी करूं। उसे मनाने की तरकीबें सोचने लगी। लखन रात को आए और सीधा कमरे में चले गए। माँ जी को मौका ही नहीं मिला लखन से बात करने का। माँ जी अपने ख्यालों में डूब गई और उन्हें रात को नींद ना आई। रात में माँ जी को प्यास लगी और पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली और सोचा कि क्यों ना एक बार लखन को देख लूं कि वो सो रहा है या जग रहा है। ये सोचकर माँ जी लखन के कमरे की तरफ गई, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर माँ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ जी ने देखा कि लखन हमेशा अंधेरे में ही सोता था और कमरे में लाइट कभी नहीं जलाता था, लेकिन आज कमरे में लाइट जल रही थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। माँ जी कमरे में अंदर जाने वाली थी कि कुछ आवाज़ सुनकर उनके कदम कमरे के बाहर दरवाजे पर ही रुक गए। ये आवाज़ एक औरत की थी और आवाज़ सुनकर माँ जी घबरा गई, क्योंकि ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि लखन के कमरे से आ रही थी। माँ जी का रंग बिल्कुल फीका हो गया। उस वक्त हवेली में माँ जी के अलावा कोई दूसरी औरत ना थी। माँ जी कमरे के बाहर खड़ी होकर काफ़ी देर तक आवाज़ को सुनती रही और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा रात में औरत के साथ बातचीत कर रहा है। माँ जी को कुछ समझ नहीं आया और वो वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। काफ़ी हैरान और परेशान थी कि वह औरत कौन है। कहीं मेरे बेटे ने दोबारा किसी लड़की को पसंद तो नहीं कर लिया। रात भर माँ जी यही सोचती रही और पता भी ना चला कि कब सुबह हो गई। नाश्ते की टेबल पर माँ जी ने लखन से दूसरी शादी की बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन लखन ने माँ जी को बात को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके कारण माँ जी को बहुत गुस्सा आ रहा था
और रात वाली बात पर तो पहले से ही परेशान थी। सोच रही थी कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। हवेली में तो कोई है ही नहीं, फिर मेरे बेटे के कमरे से किसी औरत की आवाज़ कैसे आ सकती है। लेकिन मैं आज रात फिर से बेटे के कमरे में जाकर देखूंगी कि हकीकत क्या है। सारा दिन माँ जी ने इसी सोच में डूबी रही कि कहीं दोबारा लखन को किसी औरत से प्यार तो नहीं हो गया। माँ जी उस दिन को याद करने लगी जब शादी से पहले मैं और लखन छुप छुप कर मुलाकात करते थे। कई बार मैं लखन से मिलने के लिए हवेली में भी जाती थी। माँ जी को लगता था कि मैं खेत के काम से घर आती हूँ, लेकिन हमारे प्यार के बारे में जब माँ जी को पता चला तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे। माँ जी ने सोचा कि मैंने उस वक्त लखन को बहुत ढील दे दी थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। किसी भी ऐरी गैरी लड़की से अपने बेटे को शादी नहीं करने दूंगी। इसलिए रात को मैं दोबारा लखन के कमरे के बाहर नज़र रखूंगी। रात हुई, लखन घर आया और खाना अपने कमरे में लेकर चला गया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। जब रात काफ़ी हो गई तो मैं छुपकर लखन के कमरे की तरफ जाने लगी, तो वहाँ देखकर एक बार फिर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज भी लखन के कमरे की लाइट जल रही थी। ना सिर्फ लाइट जल रही थी, बल्कि अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ें भी आ रही थी। माँ जी ने दरवाजे से कान लगाकर आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगी। आवाज़ बहुत ही हल्की सुनाई दे रही थी। लड़की की आवाज़ सुनकर माँ जी परेशान हो रही थी और उन्होंने सोचा कि खिड़की से अंदर झांककर देखें कि क्या हो रहा है। माँ जी ने अपनी आप को चादर में छुपा रखा था ताकि हवेली का कोई नौकर जाकर उन्हें देख ना ले। धीरे से माँ जी खिड़की के पास पहुंची और खिड़की को खोलकर अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर का मंजर देखकर माँ जी बेहोश होती होती बची। कमरे में वाकई एक औरत थी जो लखन से बात कर रही थी। उस लड़की की पीठ खिड़की के तरफ होने के कारण माँ जी उसका चेहरा देख ना सकी और आवाज़ भी साफ साफ नहीं सुन रही थी। लेकिन ना जाने क्यों माँ जी को आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी और माँ जी सोचने लगी थी कि यह आवाज़ किसकी है। अगले दिन 4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। माँ जी रोज़ लखन के कमरे तक जाती और जानने की कोशिश करती कि वह औरत कौन है, मगर नाकाम हो जाती। एक रात माँ जी ने देखा लखन के कमरे से एक लड़की निकल रही थी और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। लखन भी उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा था। दोनों हवेली की छत पर चले गए। ये सब देखकर माँ जी की परेशानी और बढ़ने लगी। उनके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन माँ जी ने लखन को दूसरी शादी के लिए कहा, तो लखन ने भी कहा, हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन इस बार भी मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा, बल्कि मैंने तो एक लड़की पसंद भी कर ली है। लखन की ये बात सुनकर माँ जी परेशान होने लगी और सोचने लगी कि ये यकीनन लखन उसी लड़की की बात कर रहा है जो रात को उसके कमरे में आती जाती है। लखन कहता हुआ चला गया और दोनों के बीच बात पूरी ना हो सकी, जबकि माँ जी लखन से रात के कमरे में आने वाली लड़की के बारे में ही पूछना चाहती थी। एक दिन माँ जी लखन के कमरे में गई तो लखन के कमरे में लड़की के कपड़े देखे और उस लड़की को पकड़ने के लिए माँ जी कई रातों तक हवेली में पहरा देती रही, लेकिन उस लड़की को हवेली में आता जाता हुआ माँ जी कभी देख ना सकी। माँ जी को डर लगता था कि कहीं लखन ने दूसरी शादी तो बिना बताए नहीं कर ली।
एक दिन माँ जी ने सोचा कि क्यों ना खुद लखन के कमरे में जाकर रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ा जाए। दिन में तो लखन हिसाब किताब और खेतों के काम में बिजी रहता था और शाम को ही घर आता था। माँ जी ने शाम को लखन के कमरे में अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लिया। शाम को जब लखन घर में आया और आने के बाद लखन अपने कमरे में चला गया, कमरे में इधर उधर टहलने लगा। माँ जी पर्दे पीछे से लखन की सारी हरकतें देख रही थी। कुछ देर के बाद लखन ने फर्श पर से कालीन को हटाया, जिसे देखकर माँ जी को अजीब सा लग रहा था कि लखन ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब लखन ने कालीन फर्श से हटाया तो उसे देखकर माँ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। कालीन के नीचे सीढ़ियाँ बनी थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। यह सब देखकर माँ जी हैरान और परेशान थी कि कमरे के अंदर सीढ़ियाँ से आई और ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती है। इस तरह के ख्याल माँ जी के दिमाग में दौड़ रहे थे और माँ जी इन्हीं सोच में गुम थी कि अचानक एक अजीब नज़ारा कमरे में देखने को मिला। सीढ़ियों से ऊपर आते हुए एक लड़की दिखाई दी, जिसे देखकर माँ जी का दिमाग दंग हो गया। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला मंजर तब था जब माँ जी ने उस लड़की का चेहरा देखा। चेहरा देखते ही माँ जी के पैरों से ज़मीन निकल गई और चक्कर आने लगे। दिल घबराने लगा और माँ जी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। जब माँ जी के होश आया तो उन्होंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। खुद को अस्पताल में देखकर माँ जी को समझ नहीं आया और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगी थी कि क्या हुआ था, मैं यहाँ कब और कैसे आई। इतने में हॉस्पिटल के कमरे का दरवाज़ा खुला और नर्स के साथ लखन अंदर आया। लखन माँ जी को ठीक ठाक देखकर खुश हो गया और उनसे लिपट गया। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। नर्स चेकअप के बाद चली गई। नर्स के जाने के बाद माँ जी ने लखन से कहा, मुझे सच सच बताओ कि क्या हो रहा है। लखन माँ जी की बात को काटते हुए कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए। मैं बाद में आपको सारी बात आराम से बताऊंगा, पहले आप ठीक हो जाएं। लेकिन माँ जी की बेचैनी बढ़ने लगी और सोचने लगी कि जो उन्होंने देखा क्या वह मुमकिन हो सकता है। फिर मैंने और लखन ने मिलकर माँ जी को सारी कहानी सुनाई और मैंने बताया कि जिस दिन आपकी सहेली घर आई थी तब मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी। किस तरह आपने अपनी सहेली के साथ मिलकर मुझे किस तरह एक जहरीले सांप से मरवाने का प्लान बनाया था। आपने मुझे मारने के लिए एक सपेरे से जहरीला सांप भी मंगवाया था और मेरे कमरे में सांप को रखवा दिया था ताकि जब मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आऊं तो वह सांप मुझे काट ले और मेरी मौत हो जाए। चूँकि हवेली खेत में बनी हुई थी तो इस तरह की घटना होना आम बात है। किसी को आपके ऊपर शक भी ना होता। ये सारा प्लान मैंने सुन लिया था और मैंने लखन को बता दिया था। हमने एक दूसरा सपेरा बुलाकर कमरे में छुपा दिया था। जब आपके भेजे हुए सपेरे ने सांप को कमरे में छुपाया था तब हमारे बुलाए हुए सपेरे ने उस सांप को पकड़ लिया था और दूसरा सांप जो जहरीला नहीं था कमरे में छोड़ दिया था। फिर मैंने सांप के काटे जाने का बहाना किया और लखन मुझे अस्पताल ले गया।
जहाँ पर मैंने मरने का नाटक किया। फिर लखन अस्पताल से किसी दूसरी लाश को घर ले आए और उसका क्रियाक्रम कर दिया था। सारी बातें सुनने के बाद माँ जी अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो रही थी। तभी लखन ने बताया कि माँ जी, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम ऐसा ना करते तो आप फिर दोबारा रमैया की जान लेने का प्लान बना सकती थी या कोशिश कर सकती थी। माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, छोटे खानदान से ज़रूर है, मगर छोटी सोच की बिल्कुल नहीं है। वह चाहती तो आपको जेल भी भिजवा सकती थी, मगर उसने मुझे समझाया कि हमें इसी घर में रहना है और माँ जी की आंखों पर पड़े पर्दे को हटाना है। इसलिए मैं लखन के कमरे के नीचे बने हुए तहखाने में रहने लगी। उस तहखाने को हवेली बनाते समय बनवाया गया था। अक्सर बड़े लोग ऐसे तहखाने बुरे वक्त के लिए बनवाते थे। मैंने रमैया को तहखाने में ही सारी सुविधाएं पहुंचाने का बंदोबस्त कर रखा था और रात को रमैया तहखाने से बाहर आ जाती थी। इसी तरह हम जिंदगी गुजार रहे थे। यह सब बातें सुनकर माँ की शर्मिंदा हो रही थी और अपनी की हुई हरकतों की माफ़ी मुझसे और लखन से मांगने लगी। मैंने माँ जी को रोका और कहा, मेरे लिए यह बहुत है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ जी ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और हम सब खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। माँ जी ने पूरे गांव की इस खुशी में दावत करी और उस दावत में गांव के सभी ऊंची नीची जाति के लोगों को बुलाया और सबके सामने बड़ी ही गर्व से मुझे अपनी बहू बताते हुए पेश किया। लोग कहने लगे कि आपकी बहू तो मर गई थी। माँ जी ने उन्हें बताया कि ये सब मेरी गलती है। मैं अपनी बहू से खुश नहीं थी और मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान की कृपा है, अब सब कुछ ठीक हो गया है और माँ जी ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दिया। मैंने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया और सारी हवेली उस बच्चे की किलकारियों से गूंजने लगी। ये थी मेरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के